Yes. Good morning, everyone. Today we will discuss the next topic, that is factors affecting plant layout. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट लेआउट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है. Whatever be the type of layout being contemplated, the following factors are to be considered because these factors have got significant influence on the design of layout. इसका कहने का मीनिंग है कि किसी भी टाइप की लेआउट हो, चाहे प्लांट लेआउट है, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा टाइप्स ऑफ लेआउट, ठीक है. चाहे प्रोसेस लेआउट है, चाहे प्लांट लेआउट है, चाहे कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है. किसी भी टाइप की लेआउट है, उसके ऊपर जो ये नीचे फैक्टर दिए गए हैं, इनका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है. चाहे किसी भी टाइप की लेआउट है. तो कौन कौन से फैक्टर हैं, कितने फैक्टर्स हैं, वो हम देखेंगे. फर्स्ट फैक्टर इज मैन फैक्टर. मैन मीन्स जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी कंपनी में, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट है. द मैन इज वेरी फ्लेक्सिबल एलिमेंट हु कैन बी मेड सुटेबल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ लेबर, ठीक है. तो मैन एक, देखो, जो मैन पावर है वो क्या, एक सुटेबल एलिमेंट है जिसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो किसी भी टाइप की लेआउट, ठीक है. चाहे आपके पास प्रोसेस लेआउट है, चाहे आपके पास प्लांट लेआउट है, ठीक है, चाहे आपके पास कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है. तो किसी भी टाइप की उसमें प्लांट लेआउट में जो मैन फैक्टर है या मैन एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है. किस किस रीजन के कारण, क्या क्या उसकी कंसिडरेशन है. फर्स्ट उसमें पॉइंट है सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन. जो मैन पावर है या जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका क्या होना चाहिए कि सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है, और वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है. सेकंड पॉइंट इज मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, स्किल लेवल ऑफ वर्कर्स, देयर नंबर्स रिक्वायर्ड एंड देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम. मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर मैन फैक्टर है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, तभी उस एंटरप्राइज या कंपनी को फायदा है, ठीक है. एंड देयर रिक्वायर्ड नंबर मीन्स अगर आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स होने चाहिए. एंड देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है कि अगर मान लो कल को कोई नई मशीन आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, किसी भी कंपनी में, उस नई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जानी है, ठीक है. थर्ड इज मैन पावर यूटिलाइजेशन इन द प्लांट एंड ह्यूमन रिलेशन मीन जो आपस में वर्कर्स का रिलेशन है, एक सोशल रिलेशनशिप है, सोशल बॉन्डिंग है, वो आपस में बेटर होनी चाहिए, ठीक है. तो ये सारे कंसिडरेशन किसके लिए हैं, मैन फैक्टर. सेकंड पॉइंट इज मटेरियल फैक्टर. It includes various input materials like raw materials, semi-finished part and material in process, scrap, finished product, packing materials, tools and other services. ठीक है. देखो, कोई भी कंपनी है, मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ. मान लो आपके पास ये कंपनी है, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल कहीं से परचेज किया, रॉ मटेरियल, ठीक है. ये रॉ मटेरियल किसमें चेंज हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में. जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी, तो आपके पास जो कोई कंपनी है उसके पास कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, इसको रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है. सेकंड है सेमी फिनिश्ड का मीनिंग है कि उसके ऊपर कुछ प्रोसेस या कुछ ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं, बट वो अभी भी कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है. मान लो उसके ऊपर 5 ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, ठीक है, 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं. दैट मीन्स दिस इज नोन एज द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट. सेमी फिनिश्ड मीन्स फिनिश्ड अभी, मतलब हाफ उसके ऑपरेशन परफॉर्म हुए, हाफ अभी बाकी, ठीक है. उसको हम क्या कहेंगे, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट. थर्ड वन इज मटेरियल इन प्रोसेस स्क्रैप. कुछ देखो मटेरियल रिमूव होगा, मान लो आपको ड्रिल करनी है तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है. मटेरियल रिमूव होगा तो वो स्क्रैप में जाएगा. तो वो भी क्या है, आया तो वो भी रॉ मटेरियल से ही प्रोड्यूस हुआ ना. तो दैट मीन्स दिस इज नोन एज द प्रोसेस स्क्रैप.
लास्ट इज फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो आपका एक्चुअल में प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, दैट इज नोन एज फिनिश्ड प्रोडक्ट। एंड अनदर इज पैकिंग मटेरियल्स, पैकिंग के लिए मीन्स उसको आपने फिट भी करना है मशीन के ऊपर, और आपको उसको बाद में पैक भी करना है फॉर द शिपिंग टू द कस्टमर। टूल्स एंड अदर सर्विसेज, तो टूल्स भी यूज होंगे इसमें, ठीक है, उसको बनाने के लिए टूल्स भी यूज होंगे, या अदर जो मटेरियल हैंडलिंग सर्विसेज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके साथ इन्वॉल्व है, मटेरियल फैक्टर के साथ। फर्स्ट जो इसमें कंसीडरेशन है मटेरियल फैक्टर में, फर्स्ट कंसीडरेशन इज डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। एक तो उसका पर्टिकुलर डिजाइन होना चाहिए, पर्टिकुलर उसका स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मीन्स मेजरमेंट डायमेंशंस, ठीक है, पर्टिकुलर डायमेंशन होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। अब आपके पास जैसे अब मोबाइल फोन है, या आपके पास एलसीडी या एलईडी स्क्रीन होती है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर साइज होता है ना, कि जैसे हम लेते हैं कि 32 इंच की है, 28 इंच की है, ठीक है, 40 इंच की है, 42 इंच की है, इस तरीके से। तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर साइज है उसका, तो वो क्या है उसका स्पेसिफिकेशन। मोबाइल की स्क्रीन होती है, बोलते हैं, ठीक है, कितने इंच स्क्रीन है उसकी, तो वो क्या है उसकी उस मोबाइल या उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन। तो वो क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। क्वांटिटी एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, ये किसमें आएगा, मटेरियल में। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड मटेरियल्स, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो एक कंपनी में बन रहे हैं, ठीक है, ये भी किसको इफेक्ट करते हैं, प्लांट लेआउट को। बिकॉज अगर आपको नंबर ऑफ वैरायटी, मतलब आपको अगर प्रोडक्ट में वैरायटी लेके आनी है, तो आपको अपनी लेआउट उस तरीके से चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका एक टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए अलग से प्लांट लेआउट बनेगी। अगर आपके पास वैरायटी है, मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो आपको जो आपकी लेआउट है, आपकी मशीनरी है, उसी हिसाब से अरेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस इनपुट मटेरियल। अब कौन कौन से इनपुट मटेरियल्स होते हैं, देखो इनपुट मटेरियल, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए सबसे पहला इनपुट मटेरियल क्या है, इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वॉल्व होगा उसको रॉ मटेरियल को खरीदने में। सेकंड क्या है, हमारे पास मशीनरी, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनरी भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, टूल्स यूज होंगे, हमारे पास क्वालिटी चेकिंग के लिए टूल्स यूज होंगे। तो दीज आर दी फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस इनपुट मटेरियल। फोर्थ पॉइंट इज component parts or material and their sequence of operation, that is how they go together to generate the final product. तो component parts means अगर आपका, मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट है, तो अगर आप इसको दो पार्ट्स में, मान लो आपने पहला फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो आपका अलग मशीन के ऊपर मैन्युफैक्चर हो रहा है, और टू जो प्रोडक्ट है वो आपका सेकंड मशीन के ऊपर मैन्युफैक्चर हो रहा है। बाद में आप इसको असेंबल कर रहे हो या आपस में ज्वाइन कर रहे हो, ये किसी भी टेक्निक के साथ। तो उसमें ये बोल रहा है कि ये आपको देखना है कि हाउ दे गो टुगेदर टू जनरेट, कि वो एक साथ चल रहे हैं, एक साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, या इंडिविजुअली एक ही मशीन के ऊपर पहले फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा या सेकंड प्रोडक्ट बनेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्लांट लेआउट के ऊपर, या वो चीज किसको अफेक्ट करती है, प्लांट लेआउट। द नेक्स्ट पार्ट इज the next factor is machinery factor. The operating machinery is also one of the most important factors. Therefore, all the information regarding input and tools are necessary for inspection, processing and maintenance. तो इसमें क्या है, मशीनरी में क्या क्या चीजें हैं, देखो मशीनरी आपके पास किस किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, इंस्पेक्शन के लिए यूज हो रही है, प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग में उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, और मेंटेनेंस के लिए। तो इन सब काम के लिए या इन सब ऑपरेशन के लिए हमारे पास मशीनरी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है।
तो मशीनरी के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, कंसिडरेशन क्या है मशीनरी के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द प्रोसेसेस एंड मेथड्स शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, कौन सा प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और कौन सा मेथड उसको उसका स्टैंडर्ड में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम कोई भी जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स अवेलेबल है। कोई प्रोडक्ट बनेगा तो इस मेथड से बनेगा। उस मेथड में क्या होगा, मेथड में पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन होगा कि आपका मटेरियल इस कंपोजिशन का होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो टूल है वो इस मटेरियल का यूज होना चाहिए, उसके लिए ये पर्टिकुलर दिस ये वाली मशीन यूज होगी। सो दीज आर दी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दी मशीनरी। ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो किस मशीन के ऊपर वो बनेगा, किस मशीन के ऊपर मैन्युफैक्चर होगा, वो चीज़ें किसमें आती है, स्टैंडर्डाइजेशन। सेकंड पॉइंट इज मशीनरी एंड टूल्स सिलेक्शंस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस एंड मेथड। ठीक है, मशीनरी कौन सी मशीनरी यूज करनी है, कौन से टूल यूज करने हैं हमने, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जो हम प्रोसेस या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर। So proper machinery and other supporting equipment should be selected on the basis of volume of production. आपका प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने एक छोटा सा मीन्स लोट बनाना है या मास प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, लोट मीन्स आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं या एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी मशीनरी। Third one is equipment utilization depends on the variation in production requirements and operating balance. अगर आपका प्रोडक्शन में मीन्स अगर आपका डिजाइनिंग में कुछ चेंज आ गया, ठीक है, डिजाइनिंग में कुछ चेंज आया, दैट मीन्स आपकी मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी। मान लो डिजाइन में कल को कोई ऐसा कोई उसमें एक डिजाइन आ गया कि वो उसके लिए आपको नई मशीनरी की जरूरत है, तो आपका सारा लेआउट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जो वेराइटी है प्रोडक्शन में वो भी किसको इफेक्ट करती है, प्लांट लेआउट। फोर्थ पॉइंट इज मशीन्स शुड बी यूज्ड टू देयर ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। तो जो मशीन्स यूज कर रहे हैं उनका जो ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन मीन्स जहाँ पे कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ऐसी हमें स्पीड ढूंढनी है, ऐसी फीड एंड डेप्थ ऑफ कट के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज मशीनरी रिक्वायरमेंट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द प्रोसेस एंड मेथड। ठीक है, कौन से टाइप का आपका प्रोसेस है या मेथड यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी मशीनरी की रिक्वायरमेंट, कितने नंबर ऑफ मशीन हमें चाहिए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो मशीन्स की मेंटेनेंस भी जरूरी है, और जो कोई पार्ट्स अगर उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई पार्ट्स में किसी मशीन के ऊपर कोई पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस पार्ट की रिप्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है, और इसका भी किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्लांट लेयर। नेक्स्ट इज मूवमेंट फैक्टर। इट मेनली डील्स विद द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल्स। ठीक है, क्योंकि देखो वर्कर्स भी मूव करेंगे, वर्कर्स का मूव मीन्स दैट मीन्स जो वर्कर्स हैं वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वही वर्कर्स दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल भी क्या है, मटेरियल की मूवमेंट भी होगी। पहले एक डिपार्टमेंट में मान लो मिलिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट वो ट्रांसपोर्ट होगा लेथ के ऊपर, तो मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। A good layout should ensure short moves and should also tend towards completion of product. तो गुड लेआउट क्या होगी, जिसमें प्रोडक्ट की जो मूवमेंट है या प्रोडक्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम से कम हो। ठीक है, मान लो आपके पास आगे जो लेआउट आएगी उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी किस तरीके से होता है। मान लो यहाँ पे आपके पास देखो कोई एक लेआउट है, ठीक है, ये आपका मिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग एरिया है, ये आपका ग्रीडिंग है, ठीक है, यहाँ पे लेथ है, यहाँ पे आपकी कोई और मान लो ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में जाना है, उस हिसाब से आपके ये डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है,
तो ये नहीं कि देखो मान लो ड्रिलिंग है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन तो आपकी सीक्वेंस इस तरीके से होनी चाहिए कि प्रॉपर उसका जो डिजाइन है वो निकल के आए। अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन हमने मान लो पहले परफॉर्म कर दिया, ठीक है, बाद में लेट के ऊपर जाके वो ड्रिलिंग ऑपरेशन कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स हमें जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो सबसे एंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, अब ये नहीं कि पहले मिलिंग पे आया, फिर हम लेथ के ऊपर चले गए, फिर ड्रिलिंग पे गए, फिर ड्रिलिंग से ग्राइंडिंग पे गए, तो इस तरीके से मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो गुड लेआउट वही है जिसमें मटेरियल्स और मैन की जो मूवमेंट है वो कम से कम। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटर डिपार्टमेंटल मूवमेंट एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। इंटर डिपार्टमेंटल मीन्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो मूवमेंट है, दैट शुड बी मिनिमम। This includes the flow pattern reduction of unnecessary handling, space for movement and analysis of handling method. तो इसमें क्या है आपके पास, जो unnecessary handling है, ठीक है, जो unnecessary handling है वो इसमें अवॉइड होनी चाहिए, ठीक है, इस मूवमेंट तक। नेक्स्ट इज weighting factor. Whenever material or man is stocked, weighting occurs which cost money. Weighting cost include handling cost in waiting area, money tied up with idle material, etc. तो कभी भी देखो आइडियल टाइम होता है, आइडियल टाइम मीन्स उस टाइम पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। जैसे मान लो आपका जो आपने वर्कर्स हायर किए हैं वो 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे में से 1 घंटा उनका निकाल दो लंच टाइम का, मान लो, ठीक है? उस 7 घंटे बाकी कितने बचे, 7 घंटे, 7 घंटे में से भी अगर उनका एक टाइम मान लो कोई मशीन खराब हो गई या किसी वजह से उनका काम रुक गया, ठीक है, स्टॉपेज हो गया, तो दैट मीन्स मान लो 1 घंटे के लिए काम रुका, तो वो टाइम क्या है, आइडियल टाइम है। तो उस टाइम में देखो वर्कर्स की जो सैलरी है वो तो देनी पड़ेगी हमें, कंपनी को, ठीक है, तो वो टाइम क्या है, कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है बट आउटपुट उस टाइम थोड़े टाइम के लिए रुक गई है, दैट वुड कॉस्ट टू दी कंपनी। उस कंपनी को उस चीज का भुगतान करना पड़ेगा, दैट मीन्स उसको उसका लॉस है, ठीक है। वेटिंग में अक्सर एट द रिसीविंग पॉइंट, मटेरियल इन प्रोसेस बिटवीन द ऑपरेशंस। वेटिंग कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। रिसीविंग पॉइंट मीन्स जब आपका रॉ मटेरियल परचेज हुआ, ठीक है, या कई बार क्या होता है, तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल आने में डिले हो गया, ठीक है, वर्कर्स तो आए हैं, वर्कर्स तो अपना काम करने के लिए आ चुके हैं कंपनी में, बट जब रॉ मटेरियल ही नहीं पहुंचेगा तो परफॉर्म क्या करेंगे, वो किस चीज को बनाएंगे, ठीक है, दैट इज द रिसीविंग पॉइंट। मटेरियल इन प्रोसेस, मटेरियल इन प्रोसेस मतलब जब कई बार क्या होता है, काम करते करते कई बार कोई मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ब्रेक डाउन हो गई, तो वो भी क्या है, आइडियल टाइम और वेटिंग टाइम बिटवीन द ऑपरेशंस। कभी कोई ऑपरेशंस करते करते कोई टूल टूल टूट गया, ठीक है, टूल ब्लंट हो गया मान लो, वो भी क्या है हमारे पास बिटवीन द ऑपरेशन। अब जो वेटिंग टाइम है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ स्टोरेज और डिले पॉइंट्स, मेथड ऑफ स्टोरिंग, स्पेस फॉर वेटिंग, सेफगार्ड इक्विपमेंट फॉर स्टोरिंग एंड अवॉइडिंग डिले। तो ये सारी कंसिडरेशंस किसमें है, वेटिंग फैक्टर। The last is service building and flexibility factor. What is service factor? It includes the activity and facilities for personnel such as fire protection, lighting, heating, ventilation. Services for material such as quality control, production control, services for machinery such as repair and maintenance, and utilities like power, fuel, gas, and water supply, etc. तो सर्विस जो फैक्टर है वो ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। सर्विस फैक्टर किस किस के लिए यहाँ पे कंसीडर किया गया है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के लिए। ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, फायर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम न्यूज भी सुनते हैं कि कई बार किसी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, वहां पे जो फायर प्रोटेक्शन मीन्स आग रोकने के लिए, फायर को रोकने के लिए सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं ना हम उसमें फैक्ट्रीज में, या हम कहीं भी कॉलेजेस में देखते हैं कि कोई मिस हैपनिंग होने के कारण कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, ठीक है, अगर हो भी जाए तो हमारे पास सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो फायर प्रोटेक्शन जरूरी है।
लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में अगर काम करना है, ठीक है। हीटिंग, मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको प्रॉपर हीटिंग चाहिए, या आप कोई कोल्ड कोल्ड इन्वायरमेंट में या कोल्ड एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इधर इंडिया में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे अब्रॉड में हम देखते हैं, ठीक है, अब्रॉड में बहुत ठंड होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, कुछ जो ठंडे देश हैं, ठीक है, कोल्ड कंट्रीज है, उनमें क्या है, वर्किंग जो आपका स्पेस है वहाँ पे हीटर्स उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, ताकि जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, ताकि उनको कोई सफोकेशन ना हो। नेक्स्ट इज सर्विसेज फॉर मटेरियल। अब ये तो हो गई ऊपर वाली जो होगी, वो तो होगी वर्कर्स के लिए। अब मटेरियल के लिए क्या सर्विस है, मटेरियल के लिए क्या हो सकती है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी चेक होनी चाहिए उनकी। प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल का मीनिंग कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें बन रहे हैं, उसके ऊपर एक चेक होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट सर्विसेज, मशीनरी के लिए क्या सर्विसेज है, मशीनरी की रिपेयर होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। और अदर फैक्टर्स क्या क्या है, अदर सर्विसेज क्या क्या है, पावर सप्लाई उस कंपनी में आ रही है, वाटर सप्लाई प्रॉपर है, दीज आर दी सर्विस फैक्टर्स। नेक्स्ट इज बिल्डिंग फैक्टर, it includes outside and inside building features, shape of building, type of building, single or multi-story, ठीक है। अब आउटसाइड एंड इनसाइड बिल्डिंग फीचर्स मीन आपका जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी मान लो इस तरीके से कोई बिल्डिंग है, उसका जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होना चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसी आपने लेआउट अंदर बनाई हुई है, ठीक है, उसके ऊपर भी प्लान लेआउट डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो आउटर फीचर्स है, आउटसाइड फीचर्स मीन जैसे बाहर आपका स्टोर किस तरीके से है, पार्किंग किस तरीके से है, ठीक है, आपका शिपिंग शिपिंग डिपार्टमेंट है जहाँ से आपके प्रोडक्ट बाहर मार्केट में आपके आपने वो भेजने हैं, ठीक है। वो कैसे भेजते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ट्रक्स में बहुत सारा सामान जाता है, ठीक है ना, ट्रक लोड करके हम भेजते हैं सामान को, तो वो आपका एरिया कैसा है, वो क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। इनसाइड में क्या है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल स्टोर है, रॉ मटेरियल मशीन पे गया, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपका प्रोडक्ट शिपिंग के लिए तैयार है। अब जो शिपिंग होगी वो क्या होगी, कंपनी के बाहर होगी, ठीक है, जहाँ मतलब कंपनी के बाहर, बिल्कुल बाहर नहीं, आपका जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे बाहर है, ठीक है। सो दीज आर द इनसाइड एंड आउटसाइड बिल्डिंग फीचर्स। शेप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो शेप है किस तरीके का बना रखा है आपने, ठीक है, एरिया कितना, एरिया किस तरीके से उन्होंने एरिया को यूटिलाइज किया है, कवर किया है। टाइप ऑफ बिल्डिंग, टाइप कैसी है, सिंगल स्टोरी है या मल्टी स्टोरी है, ठीक है, वो भी क्या है, प्लांट लेआउट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर, but this includes considerations due to change in material, machinery, process, man, supporting activities and installation limitation, etc. तो आपके पास क्या है, देखो मटेरियल, अगर आपका रॉ मटेरियल पहले मान लो किसी और जगह से आ रहा था, ठीक है, उस वेंडर से आपका जो रॉ मटेरियल है या उस कंपनी से आपका रॉ मटेरियल है वो आना बंद हो गया, आपने किसी दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल परचेज किया, तो दैट मीन्स आपके उस प्रोडक्ट में चेंज आ गया, ठीक है, रॉ मटेरियल में चेंज आ गया, तो उसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी किसको इफेक्ट करती है, प्लांट में। मान लो आपने जो प्रोडक्ट चेंज, आपने जो रॉ मटेरियल चेंज किया, उस मटेरियल में और जो पुराने वाला मटेरियल था में उसमें कुछ मिसमैच है, मीन्स बिल्कुल सेम नहीं है, 98% सेम है, 2% उसमें मिसमैच, तो उसका भी इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा। प्रोडक्शन कहाँ पे होनी है, लेआउट में, ठीक है, मीन्स प्रोडक्शन के लिए आपको क्या प्रॉपर बनी होनी चाहिए, लेआउट बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी किसको इफेक्ट करती है, हमारी मटीरियल, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर में क्या आ गया, इसलिए मटीरियल आ गया। मशीनरी, अब आपको कल कल को उसका कोई डिजाइन चेंज हो गया, ठीक है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसका डिजाइन चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गया, दैट मीन्स आपके ऑपरेशन हैं,
उनकी सीक्वेंस में भी चेंज हो सकता है। सीक्वेंस में चेंज हो गया, ठीक है, तो कल को कोई ऐसा उसमें एक कोई डिजाइन डाल दिया जिसके लिए आपको नई कोई मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मशीनरी भी किसके साथ आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर। प्रोसेस प्रोसेस चेंज हो गया, दैट मीन अगर डिजाइन चेंज हुआ तो उसका प्रोसेस भी चेंज हो सकता है। कोई ऐसा प्रोसेस जो सेकंड नंबर पे हो रहा था वो फर्स्ट नंबर पे भी हो सकता है या थर्ड पे भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसेस ऑल्सो इफेक्ट प्लांट लेवल। मैन पावर मैन पावर मीन्स पहले जो वर्कर्स उस चीज को ऑपरेट कर रहे थे, उस वर्क चीज को बना रहे थे, ठीक है, वो वर्कर्स चेंज हो गए। वर्कर्स चेंज होते रहते हैं मोस्टली, ठीक है। मान लो 10% वर्कर्स क्या है एक कंपनी में, 10 या 20% वर्कर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो उस चीज का इफेक्ट भी किसके ऊपर पड़ेगा, प्लांट लेवल। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या है, जैसे मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज है, वो क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। वो सपोर्टिंग के लिए कि आपको एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर अपना प्रोडक्ट लेके जाना है, दैट इज द सपोर्टिंग एक्टिविटीज। एंड अदर अनदर इज इंस्टॉलेशन लिमिटेशंस, और बहुत सारी अनदर लिमिटेशंस हो सकते हैं, उसका भी इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्लांट लेआउट पे। इट मींस easy change easy changing to new arrangement, or it includes flexibility and expandability of the layout। तो आपका जो अगर आप नई कोई अरेंजमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, नया कोई कंसेप्ट लेके आ रहे हो अपने लेआउट में, तो आपकी लेआउट में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक्सपेंडेबिलिटी भी एक्सपैंड भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स पुराना भी एग्जिस्ट करेगा और नया प्रोडक्ट भी उसी कंपनी में बनना है, और नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास नई मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास एक्सपैंड करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए आपके पास लेआउट को एक्सपेंड करने के लिए एरिया भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का किस किस में है, मटेरियल्स में, मशीनरी, प्रोसेस, मैन एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज। सपोर्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या है आपके पास, जो जैसे मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, दीज आर दी सपोर्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट दी प्लांट लेआउट। तो वन थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया वन बाय वन, कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज मैन फैक्टर, ठीक है, मैन पावर यूज हो रही है। सेकंड इज मटेरियल फैक्टर, थर्ड इज मशीनरी फैक्टर, फोर्थ इज मूवमेंट फैक्टर। मूवमेंट मीन्स जो आपका प्रोडक्ट है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ मूव कर रहा है, या रॉ मटेरियल आपका बाहर से कंपनी के बीच में आ रहा है और कंपनी से प्रोडक्ट बन के बाहर जा रहा है। तो दीज आर दी मूवमेंट। वेटिंग फैक्टर, आइडियल टाइम में कितने टाइम के लिए मशीनरी वेटिंग में है, ठीक है, आइडियल आइडियल बैठी हुई है, तो उसका भी इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, लेआउट पे। सर्विस फैक्टर, कौन कौन सी सर्विस है, मैन के लिए कौन सी सर्विस है, मशीनरी के लिए कौन सी सर्विसेज है, मटेरियल के लिए कौन कौन सी। बिल्डिंग बिल्डिंग में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि किस टाइप की बिल्डिंग है, ठीक है, शेप क्या है बिल्डिंग की, सिंगल स्टोरी है, मल्टी स्टोरी है। फ्लेक्सिबिलिटी में हमने पढ़ा मटेरियल, मशीनरी, प्रोसेस, मैन और सपोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए आपके पास क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी। So these are the various factors which affect the plant.